हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता आपके जैसा हो। पिछले कई इलेक्शंस आप देख रहे हैं, बिहार का इलेक्शन भी देखिए, तो बराबर हमें सीटें मुसलमानों को नहीं दी जाती है इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट। उसका एक छोटा सा और बहुत साधारण जवाब दिया जाता है कि इलेक्शन पोलराइज हो जाएगा। And I would say that this is not just the first image that we're seeing of him outside of jail, but also the very first interview, the first few comments that we have from Kanhaiya on record. आपकी अपने बेटे से आखिरी बात क्या हुई थी जो आप अभी याद करते हैं? आपने गौर किया होगा कि कैसे हमारे ही देश के कुछ पत्रकार अपने प्लेटफॉर्म्स पर बार बार ऐसे तत्वों को जगह देते रहे हैं जिनकी सोच और गतिविधियां सीधे सीधे देश के खिलाफ है। सवाल सिर्फ जगह देने का नहीं है, सवाल यह है कि कैसे सॉफ्ट, इमोशनल और सिंपैथेटिक सवालों के जरिए उनकी आतंकवादी या कट्टरपंथी मानसिकता को वाटर डाउन किया जाता है। और देखिए, असली सवाल यही है, आखिर क्यों और कब तक? हर बार एक ही पैटर्न दिखता है। कोई आतंकवादी पीएचडी स्कॉलर निकल आता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। इन डिग्रियों को ढाल बनाकर बरखा दत्त, न्यूज क्लिक और दूसरे वामपंथी प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें जानबूझकर ह्यूमन एंगल के साथ पेश किया जाता है ताकि इनके कुकर्म पीछे छूट जाए और दर्शक भावनाओं में बह जाए। इसी सिलसिले में द वायर के अरफा खानम शेरवानी का नाम भी आता है। हाल ही में उन्होंने जेएनयू की 3 महिला छात्र नेताओं को अपने चैनल पर बुलाया, वही छात्राएं जिन्होंने वामपंथी राजनीति के सहारे जेएनयूएसयू चुनाव जीता था। अब इसे सहयोग कहे या सोची समझी रणनीति, लेकिन इंटरव्यू का टाइम देखिए, ठीक उसी दौर में जब जेएनयू में देश विरोधी और कब्र खोदने जैसे नारे गूंज रहे थे। सबसे अहम बात यह है कि उस इंटरव्यू में अरफा खानम ने उन नारों का एक भी सीधा सवाल नहीं किया। क्यों? जबकि उसी दिन जेएनयू में लगे इन नारों को लेकर एफआईआर और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी, जिसमें इन तीनों छात्राओं अदिति मिश्रा, गोपिका बाबू और दानिश अली के नाम दर्ज है। यानी कल को अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो पहले से ही एक सिंपैथी नैरेटिव तैयार किया जा चुका है। यह कोई देखिए आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले अरफा खानम ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के पिता एसक्यूआर इलियास का इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू की शुरुआत ही उमर खालिद को ब्रेव यंग मैन कहकर की गई, जबकि सच्चाई यह है कि उमर खालिद पर देश की अखंडता के खिलाफ बयान देने और अराजकता फैलाने और 2020 में हुए दिल्ली दंगों की प्लानिंग में सीधे तौर पर इन्वॉल्व होने के गंभीर आरोप है। और उनके पिता तो खुद सिमी जैसे प्रतिबंधित इस्लामी संगठन से जुड़े रह चुके हैं। फिर भी मंच दिया गया, सिंपैथी बटोरी गई। अब जरा बरखा दत्त को याद कीजिए। 2016 में जेएनयू में भारत विरोधी नारों के बाद कन्हैया कुमार को इंटरिम बेल मिलने पर जेल से बाहर आते ही बरखा दत्त ने उनका इंटरव्यू लिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक लेख लिखा, मीटिंग कन्हैया कुमार हु मेड आजादी एंड एंथम। जिस कन्हैया ने अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, भारत विरोधी नारे लगे, उसे एक रेबल आइकन और फैन बॉय इमेज में पेश किया गया। तो हमारी है जान प्यारी, है प्यारी प्यारी। बरखा दत्त ने उसकी रिहाई को घर वापसी बताया और सरकार को क्लमजी ओवररीच कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां सवाल उठता है, क्या पत्रकारिता में सही गलत की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? 2019 में भी यही पैटर्न दिखा। सीए विरोध के दौरान जामिया की 2 छात्राओं लदीदा फरजाना और आयशा रैना को बरखा दत्त ने शीरोज बना दिया। सोशल मीडिया ने बाद में उनके कट्टरपंथी झुकाव को उजागर किया, लेकिन इन तथ्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। फोकस सिर्फ एक बात पर रहा कि वे तो सिर्फ 20 साल की है, लेकिन उम्र कभी भी निर्दोष होने की गारंटी नहीं होती। पुलवामा का आतंकी अहमद डार भी युवा था, बुरहान वानी भी युवा था, अजमल कसाब 21 साल का था जिसने मुंबई में मासूम लोगों पर गोलियां चलाई। यानी समस्या उम्र नहीं, कट्टर इस्लामी फंडामेंटलिज्म की सोच है। और देखिए, बात यही खत्म नहीं होती। 2001 में बरखा दत्त ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन का इंटरव्यू लिया। अपने लेख में उन्होंने एक घोषित आतंकी को इस तरह डिफाइन किया, छोटी लकड़ी की मेज के पीछे बैठे, चिप्स और कोक ऑफर करते हुए, वाजपेयी जी के प्रति सम्मान दिखाते हुए। मतलब जिस व्यक्ति को अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है, उसे इस तरह सॉफ्ट ह्यूमन फिगर की तरह पेश करना क्या पत्रकारिता है? देखिए, इसी कड़ी में द हिंदू की एडिटर सुहासनी हैदर का जिक्र आता है। 2011 में उन्होंने पाकिस्तान जाकर एक अननेम्ड सीनियर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर का इंटरव्यू किया। उस अधिकारी ने संकेत दिया कि 26/11 के आतंकियों के कुछ फॉर्मर मिलिट्री लिंक्स हो सकते हैं, हालांकि करंट आर्मी नॉलेज से इनकार किया। लेकिन अपने लेख में इस बेहद गंभीर बयान पर सवाल उठाने के बजाय सुहासनी हैदर ने चर्चा को इस दिशा में मोड़ दिया कि कैसे पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में इंटरव्यू लेना पत्रकारों के लिए मुश्किल होता है। यानी मुद्दा आतंकवाद नहीं रहा,
मुद्दा बन गया जर्नलिस्ट की इनकन्वीनियंस। और इन सभी उदाहरणों को जोड़कर देखिए तो एक साफ पैटर्न उभरता है। कुछ पत्रकार बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग, कट्टरपंथी सोच और संदिग्ध तत्वों को मंच देते हैं, कभी ह्यूमन एंगल के नाम पर, कभी फ्री स्पीच के नाम पर, और कभी विक्टिम नैरेटिव कर। यह पत्रकारिता नहीं, यह नैरेटिव मैनेजमेंट है। जब आतंकी या देश विरोधी सोच रखने वालों को बार बार ग्लोरीफाई किया जाता है और राष्ट्रहित से जुड़े सवालों को जानबूझकर टाला जाता है, तो सवाल सिर्फ बायस का नहीं रहता, सवाल नियत का बन जाता है। देश को सवाल पूछने वाले पत्रकार चाहिए, सिंपैथी बांटने वाले प्रोपेगेंडिस्ट नहीं। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।